नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। मैं हूं आपके साथ साक्षी केसरी। खबरों की शुरुआत करते हैं। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद चुनाव के लिए बीजेपी ने 6 और उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। इसमें सुल्तानपुर से सपा छोड़कर बीजेपी में आए पूर्व एमएलसी शैलेंद्र प्रताप सिंह शामिल हैं। साथ ही सुभाष यदुवंश, अविनाश सिंह चौहान, विनीत सिंह, सुदामा सिंह पटेल और ब्रजेश सिंह त्रिशु को उम्मीदवार बनाया गया है। तो यूपी में एमएलसी चुनाव को देखते हुए बीजेपी ने 6 और प्रत्याशियों के नाम घोषित किए हैं, जिनमें सुल्तानपुर से शैलेंद्र प्रताप सिंह को टिकट दिया है बीजेपी ने, तो कानपुर से अविनाश सिंह चौहान को टिकट दिया गया है। बस्ती क्षेत्र से सुभाष यदुवंश को प्रत्याशी बनाया है बीजेपी ने, तो वहीं काशी से सुदामा पटेल को टिकट दिया है बीजेपी ने। 36 सीटों पर प्रत्याशी घोषित किए गए हैं। बीजेपी ने एमएलसी चुनाव को देखते हुए सभी प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी है। 6 और ये नाम जो आपको टीवी स्क्रीन पर दिख रहे हैं। सुल्तानपुर से शैलेंद्र प्रताप सिंह को टिकट दिया गया है, तो कानपुर से अविनाश सिंह चौहान को टिकट दिया है बीजेपी ने एमएलसी चुनाव को देखते हुए। बस्ती क्षेत्र से सुभाष यदुवंश को प्रत्याशी बनाया है बीजेपी ने। विधान परिषद के चुनाव को देखते हुए प्रत्याशियों के नामों की घोषणा की गई है बीजेपी के द्वारा। ये 6 और नाम उस लिस्ट में शामिल हो गए हैं, जिन्हें प्रत्याशी के तौर पर मैदान में उतारा गया है एमएलसी चुनाव में। बीजेपी ने 6 और एमएलसी प्रत्याशियों के नाम घोषित कर दिए हैं। 36 विधान परिषद सीटों के लिए चुनाव होना है और इसको देखते हुए बीजेपी ने अब 6 और नामों की घोषणा कर दी है। कानपुर से अविनाश सिंह चौहान को टिकट दिया है बीजेपी ने, तो वहीं अगला नाम सुभाष यदुवंश है, जिन्हें बस्ती क्षेत्र से प्रत्याशी बनाया गया है। प्रियम पाठक हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। प्रियम, चूंकि एमएलसी चुनाव को देखते हुए अब प्रत्याशियों की लिस्ट भी सामने आ रही है, बीजेपी ने 6 और नामों का ऐलान कर दिया है। कितनी तैयारियां पार्टियों की नजर आ रही है एमएलसी चुनाव को देखते हुए? बिल्कुल, देखिए 36 एमएलसी की जो सीटें हैं उन पे चुनाव होना है, जिसको लेकर समाजवादी पार्टी की तरफ से पहले ही सूची जारी की जा चुकी थी और 30 कैंडिडेट की जो सूची थी वो बीजेपी की तरफ से भी जारी की जा चुकी थी और जो बचे हुए 6 कैंडिडेट थे उनकी सूची भी आज जारी कर दी गई है। जिसमें अगर आप बात करें तो देखिए बस्ती और सिद्धार्थनगर से जो है वो सुभाष यदुवंशी को टिकट दिया गया है, उनको प्रत्याशी के तौर पर चुना गया है। इसके अलावा कानपुर और फतेहपुर से जो है वो अविनाश सिंह चौहान, मिर्जापुर सोनभद्र से विनीत सिंह, सुल्तानपुर से शैलेंद्र प्रताप सिंह, वाराणसी से सुदामा सिंह पटेल और जौनपुर से ब्रजेश सिंह प्रिंसू को जो है ये नाम जो है ये घोषित किए गए हैं। ये 6 नामों की सूची आज जारी की गई है और 30 नामों की सूची जो थी वो पहले ही जारी की जा चुकी है। तो कुल मिलाकर 3600 सीट पे अब समाजवादी पार्टी और बीजेपी की तरफ से अपने अपने कैंडिडेट्स के जो नाम हैं उनको घोषित कर दिया गया है। नॉमिनेशन की प्रक्रिया चल रही है, जो कैंडिडेट्स हैं वो अपना अपना नॉमिनेशन कर रहे हैं और कहीं ना कहीं दोनों ही पार्टियां पुरजोर तरीके से इस बात को प्रयास करने में लगी हुई है कि इन 36 सीटों में अधिक से अधिक सीटों पर अपने प्रत्याशियों को जो है वो चुनाव जिताया जाए, ताकि विधानसभा के साथ साथ विधान परिषद में भी जो है वो बीजेपी की रणनीति है कि विधानसभा के साथ साथ विधान परिषद में भी जो बहुमत है और उसको अपने पाले में रखा जा सके, सदस्यों की जो संख्या है वो बढ़ सके बीजेपी। तो ये एक पूरी कवायद चल रही है और कह सकते हैं कि अभी फिलहाल सभी समीकरणों को साधा जा रहा है। सभी जो मानक हैं अपने अपने हिसाब से जो पार्टियां हैं उसको पूरा करने में लगी हुई हैं और सभी की एक कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा अपने कैंडिडेट्स को जिताया जाए। जी प्रियम, अगर बात करें सपा की तो देखिए विधान परिषद में सपा के पास फिलहाल बहुमत है। अब सपा की पूरी कोशिश रहेगी कि इस बहुमत के आंकड़े को वो पा सके, तो वहीं बीजेपी की भी यही कोशिश रहेगी कि बहुमत का आंकड़ा उनके पास जाए, क्योंकि विधानसभा में तो देखिए बीजेपी ने परचम लहरा लिया है, तो जाहिर सी बात है कि विधान परिषद में भी बीजेपी की पूरी कोशिश रहेगी कि यहां पर भी बहुमत हासिल की जाए। बिल्कुल, देखिए पूरा लक्ष्य है दोनों ही पार्टियों का कि विधान परिषद में भी कह सकते हैं जो बहुमत है वो अपने खेमे में रखा जाए। फिलहाल अभी आप देखें तो जो समीकरण बनते दिखाई देते उसमें ज्यादा से ज्यादा कैंडिडेट जो हैं वो मेहनत कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं और जो मतदाता है जो इनका चुनाव करेंगे
उनको अपने अपने ओर आकर्षित करने का भी प्रयास किया जा रहा है। पूरा लक्ष्य रहेगा दोनों ही पार्टियों का कि अपने अपने प्रत्याशियों को ज्यादा से ज्यादा जिताया जा सके। एक तरफ बीजेपी जहाँ चाहेगी कि विधानसभा के साथ साथ विधान परिषद में भी उसका बहुमत हो और वो ज्यादा से ज्यादा सदस्य जो है वो उसके अपने हो, ताकि जो भी विधेयक हो या जो भी विधान परिषद की कार्रवाई हो वो उसके पक्ष में हो सके। इसके अलावा अगर आप बात करें तो समाजवादी पार्टी चाहेगी कि विधानसभा में जो उसने नुकसान को झेला है वो विधान परिषद में नुकसान को ना झेलना पड़े, इसलिए वो चाहेगी कि उसके कैंडिडेट जो है वो विधान परिषद में भी ज्यादा से ज्यादा जो है वो चुने जाएं, ज्यादा से ज्यादा जो प्रत्याशी हैं वो परिषद में भी पहुंचे। देखना होगा क्या कुछ रहता है, चुनाव परिणाम जो आएंगे उसमें तस्वीर साफ होगी। बिल्कुल। प्रियम, अब चूंकि अगर बीजेपी और सपा से हट करके कांग्रेस की अगर बात करें तो उनके खेमे में किस तरीके की तैयारी नजर आ रही है? देखिए, मूल रूप से अगर आप देखें तो जो फाइट है वो सपा और बीजेपी के बीच में देखने को मिल रही है। कांग्रेस की तरफ से फाइट उस तरीके से नहीं है क्योंकि उनके पास ना कैंडिडेट्स हैं और जिस तरीके से भी परिणाम आए थे तो उससे कहीं ना कहीं जो एक उनका पूरा प्रयास किया गया था वो कहीं ना कहीं उस खेमे में नाराजगी या कह सकते हैं कि मायूसी जो है वो साफ तौर पर देखने को मिल रही है और इसलिए सक्रियता जो है वो कांग्रेस की कहीं से भी नजर नहीं आ रही है। जी प्रियम, चूंकि अगर तारीखों की बात करें तो चुनाव की तारीखों का क्या ऐलान हो चुका है? पूरी तैयारी नजर आ रही है पार्टियों की? देखिए, चुनाव की तारीखों की पहले ही जो घोषणा है वो की जा चुकी है। सभी सीट्स को लेकर के किस किस तरीके से किन किन चुनाव होने हैं, कब कब उनके जो पूरा कह सकते हैं कि किस दिन जो है वो नॉमिनेशन होना है, कब तक नॉमिनेशन वापसी की तिथि है, इन सभी चीजों को लेकर सभी जो पूरी जानकारियां हैं वो शेयर की जा चुकी हैं और उसको लेकर चुनाव आयोग की तरफ से पूरी तैयारी की गई है। डेट जो है वो जारी की जा चुकी है। मतदान कब होना है, कब उसके परिणाम आने, सभी चीजों को लेकर पूरी जो कह सकते हैं चुनाव आयोग है वो भी पूरी तैयारियां कर चुका है और जल्द ही जो है माना जा रहा है कि चुनाव होंगे। जो पूरी जो जानकारी है उसके मुताबिक जो डेट्स हैं उस पे, उसके बाद जल्द ही देखना होगा कि कौन सी पार्टी जो है जो क्योंकि समीकरणों को सभी पार्टी जो है साधने का प्रयास कर रही है, लेकिन देखना होगा किस पार्टी के कैंडिडेट ज्यादा से ज्यादा जीत के आते हैं। जी प्रियम, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। तो जैसा कि हमारे रिपोर्टर ने बताया कि तमाम तैयारियां बीजेपी और सपा की तरफ से की जा रही हैं क्योंकि मुख्य रूप से मुकाबला इन्हीं दोनों के बीच में है। फिलहाल सपा के पास बहुमत का आंकड़ा है, लेकिन इस बार बीजेपी पुरजोर कोशिशों में रहेगी कि विधानसभा की तरह ही विधान परिषद में भी बहुमत का आंकड़ा पा सके ताकि विधान सभा के साथ साथ विधान परिषद में भी बीजेपी का परचम लहरा सके। वहीं आगे बढ़ते हुए आपको बता दें कि उत्तराखंड में सभी नवनिर्वाचित विधायकों को प्रोटेम स्पीकर बंशीधर भगत शपथ दिला रहे हैं। विधानसभा चुनाव में इस बार बीजेपी के 47, कांग्रेस के 19, बसपा के 2 और निर्दलीय 2 प्रत्याशी चुनाव जीते हैं। शपथ ग्रहण करने के बाद सदस्यों की ओर से विधानसभा अध्यक्ष को चुना जाएगा। विधानसभा के सभी नवनिर्वाचित सदस्यों के शपथ लेने के बाद आज शाम को बीजेपी विधायक मंडल दल की बैठक होगी। और इससे पहले आपको बता दें कि बीजेपी के वरिष्ठ विधायक बंशीधर भगत ने प्रोटेम स्पीकर के रूप में शपथ ली। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह बंशीधर भगत को प्रोटेम स्पीकर के रूप में शपथ दिलाई। इस मौके पर कार्यवाहक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, मुख्य सचिव डॉक्टर एस संधू, प्रमुख सचिव आनंद वर्धन, राज्यपाल के सचिव डॉक्टर रंजीत कुमार सिन्हा मौजूद थे। बंशीधर भगत ने प्रोटेम स्पीकर के तौर पर शपथ ली और उसके बाद अब वो एक एक करके विधायकों को शपथ ग्रहण करवा रहे हैं। तो राज्यपाल गुरमीत सिंह ने प्रोटेम स्पीकर के रूप में बंशीधर भगत को शपथ दिलाई और उसके बाद अब इस वक्त विधानसभा में प्रोटेम स्पीकर के तौर पर एक एक करके विधायकों को शपथ ग्रहण करवाया जा रहा है। 70 विधायक, नवनिर्वाचित विधायक जो कि विधायक के पद पर शपथ ग्रहण कर रहे हैं। इसके बाद बैठक होगी और विधायक दल के नेता का चयन भी किया जाएगा और उसके बाद सीएम पद को लेकर के जो सस्पेंस बरकरार है, उम्मीद की जा रही है कि आज शाम तक उस पर से भी पर्दा उठ जाएगा। उत्तराखंड के कार्यवाहक सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सभी निर्वाचित विधायकों को शुभकामनाएं दी। साथ ही सीएम धामी ने कहा कि नेता सदन के लिए जो आज शाम बैठक होगी उसमें जो पार्टी हाईकमान तय करेगा उसके साथ वो खड़े हैं। इसके साथ ही निवर्तमान काबीना मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि मसूरी की जनता ने जो भरोसा उन पर दिखाया है उस पर वो खरा उतरने का काम करेंगे।
सभी निर्वाचित नए सदस्यों को मैं अपनी तरफ से बहुत सबको शुभकामनाएं देता हूं, सबको बधाई देता हूं कि आज से वो ठीक रूप से, वैधानिक रूप से, संवैधानिक रूप से अपनी शपथ लेंगे और शपथ लेने के बाद ठीक से विधानसभा के सदस्य के रूप में अपने अपने क्षेत्रों में काम करेंगे, उत्तराखंड राज्य के लिए काम करेंगे। विधायक दल की बैठक आज शाम 5:30 बजे भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्यालय में होगी और केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में रक्षा मंत्री माननीय राजनाथ सिंह जी और केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी जी पर्यवेक्षक के रूप में रहेंगी। सभी विधायक हमारे पहुंच गए, ठीक टाइम से बैठक शुरू। मैं अपनी विधानसभा की उस महान जनता का आभार व्यक्त करना चाहता हूं, जिसने लगातार भारी अंतर से मुझे विधायक बनाकर उस सेवा का मौका करने का मौका दिया। मैं उनके चरणों में वंदन करता हूं, उनको प्रणाम करता हूं। साथ ही देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आभार व्यक्त करना चाहता हूं, जिनके प्रताप से, जिनके आशीर्वाद से आज पूर्ण बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहाँ पर बनी है। जो लोग कह रहे थे कि मोदी मैजिक समाप्त हो गया, उन्हें दिख गया होगा कि मोदी मैजिक ने क्या काम किया है। जनता के अंदर इतना अंडर करंट था कि आज पूर्ण बहुमत की सरकार हमारी यहाँ पर बनी है। उधर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपनी दूसरी पारी की शुरुआत लखनऊ स्टेडियम से 25 मार्च को करेंगे, लेकिन जौनपुर में उनका बुलडोजर आज से ही गरजने लगा है। कई वर्षों से एक दबंग ने सरकारी जमीन पर कब्जा करके अपना गोदाम बना रखा था, जिसके खिलाफ जिला प्रशासन ने कठोर कार्रवाई करते हुए बुलडोजर से अवैध गोदाम को ढा दिया। प्रशासन का बुलडोजर चलने से माफियाओं और भू माफियाओं में हड़कंप मच गया है। तो ये जौनपुर की खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर अवैध कब्जा किया गया था, जिस पर प्रशासन ने बुलडोजर चलाया और जो दबंग है उसने सरकारी जमीन पर निजी गोदाम बना रखा था, जिसकी सूचना मिलने पर प्रशासन ने तुरंत कार्रवाई की और सरकारी जमीन से अतिक्रमण को हटाया, जिसको देखते हुए अब माफियाओं में कहीं ना कहीं हड़कंप मचा हुआ है और अब आगे भी प्रशासन कार्रवाई करने के लिए तैयार है। इस तरीके के अभियान प्रशासन की तरफ से लगातार चलते रहेंगे। विवेक कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ, जौनपुर से हमारे रिपोर्टर हैं। विवेक, जानना चाहेंगे कि चूंकि देखिए जो भूमाफिया हैं, चाहे जिस तरीके का अतिक्रमण ये लोग कर रहे हैं, उस पर अब प्रशासन सख्त होता हुआ नजर आ रहा है। आगे किस तरीके की और कार्रवाई करने की प्रशासन की तरफ से बात कही जा रही है? और बिल्कुल जो है साक्षी, जो है जौनपुर से पूरा मामला सदर तहसील के लाइन बेड़ा थाना क्षेत्र के रंजीतपुर गांव का मामला बताया जा रहा है, जहाँ पिछले कई वर्षों से जो है और एक दबंग व्यक्ति द्वारा जो है सरकारी जमीन कब्जा करने का मामला सामने आया था। तो वही जो है और जब जिला प्रशासन को जो मामले में संज्ञान आया तो उन्होंने जो है बुलडोजर के सहारे जो है और जब सरकारी जमीन को अवैध कब्जा किया है, उसे ढा दिया गया है। फिलहाल जो है जिला प्रशासन कहना कि ये जमीन जो है और किसी सरकारी काम के लिए लिया जाए, जिस तरह से जो है प्रशासन कार्रवाई की गई। एक बड़ा सवाल है, लोगों में हड़कंप मचा हुआ है और जो है लगातार जो है और चिन्हित स्थानों पर जो है जो अवैध कब्जे हैं और जिला प्रशासन चिन्हित क्षेत्रों से हटाने का प्रयास कर रहा है। जी विवेक, जिस इलाके में ये अतिक्रमण हटाया गया है प्रशासन के द्वारा, क्या उस इलाके में इस तरीके का और भी अतिक्रमण किया गया है? क्या भू माफियाओं की अगर बात करें तो कितने सक्रिय हैं जौनपुर में? बिल्कुल जो है जौनपुर के 9 बजे विधानसभा में देखा जाए भू माफिया का जो है काफी सक्रिय है, जिस तरह से प्रशासन जैसे खबर मिल रही है और प्रशासन लगातार जो है चिन्हित स्थानों पर जो है अवैध कब्जों पर जो है कार्रवाई कर रही है, जो कि आज एक ताजा तस्वीर सामने आए। हालांकि जो है एक बात कहा जा सकता है, प्रशासन लगातार जो है भू माफिया पर सिकंदर कसने काम कर रही थी। जी विवेक, देखिए योगी आदित्यनाथ ने अभी उनको शपथ लेना है, एक बार फिर से वो कमान संभालेंगे प्रदेश का, लेकिन उनका बुलडोजर जो है वो लगातार चल रहा है। ऐसे में भू माफिया हो या फिर अराजक तत्व हो, उनमें किस तरीके का माहौल देख रहे हैं? क्या उनमें अब खौफ ज्यादा नजर आ रहा है? बिल्कुल जो है उत्तर प्रदेश में बीजेपी की जो है दूसरी पारी जो शुरू होने से पहले जो है लगातार आपने देखा था यूपी के तमाम शहरों से जो है इस तरह खबर आई थी अवैध संपत्तियों पर या अपराधियों पर जो है बुलडोजर चल रहा था। तो कहीं ना कहीं जौनपुर जिस तरह से जो बुलडोजर चला है, लोगों को एक आस से है, लोगों को एक विश्वास हो गया कि अपराधियों पर जो है लगातार जो है यूपी सरकार कार्रवाई करेगी और बीजेपी सरकार कार्रवाई करे। फिलहाल जिस तरह से 25 मार्च जो शपथ ग्रहण से पहले जिस तरह से जौनपुर बुलडोजर चला है, लोग जो है जो काफी खुश है जिस तरह से जो अपराध कम हो रहे हैं। जी विवेक, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। खबरों में आगे बढ़ते हैं। बुलंदशहर के खानपुर थाना क्षेत्र के माजरा परवाना गांव में मंदबुद्धि युवक ने फावड़े से 5 किसानों को काट दिया। उससे आते जाते राहगीरों को भी उसने निशाना बनाया। वहीं उपचार के दौरान कई किसानों ने दम तोड़ दिया।
तो ये मंदबुद्धि युवक ने जिस तरीके की हरकत की है उसके बाद से अब हड़कंप मच गया है इलाके में। बताया जा रहा है कि 5 किसानों को काट दिया है। और ये बुलंदशहर का आप ये बुलंदशहर की तस्वीर आप देख रहे हैं जहां पर ये दर्दनाक वारदात सामने आई है, जिसमें बताया जा रहा है कि एक मंदबुद्धि युवक ने किसानों की हत्या कर दी और उसके बाद और भी लोगों को निशाना बनाया, आते जाते राहगीरों पर भी हमला किया। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये सवाल उठता है कि आखिर उस युवक को अभी भी खुला क्यों छोड़ा गया है। अगर वो मानसिक रूप से बीमार है तो उसे इलाज के लिए अस्पताल में रखना चाहिए, भेजना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके की ये वारदात सामने आ रही है, अब ऐसे में किस तरीके से चीज़ें होंगी और उस युवक को क्या उस पर एक्शन लिया जाएगा, ये देखने वाली बात होगी। देखिए, चीख पुकार सुनाई दे रही है इन तस्वीरों में, रोते गाते लोग बिलखते हुए। बताया जा रहा है कि 5 किसानों की हत्या की है उस युवक ने। मंदबुद्धि का वो युवक बताया जा रहा है, मानसिक रूप से बीमार बताया जा रहा है। लेकिन इस वारदात के बाद इलाके में हड़कंप मच गया है, क्योंकि आते जाते लोगों पर भी वो युवक प्रहार कर रहा है। वहीं मोतिहारी से बड़ी खबर सामने आ रही है। सोमवार अलहे सुबह कोचिंग जा रहे 2 छात्र तेज रफ्तार ट्रक के नीचे आ गए। दोनों छात्रों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। सूचना मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया। तेज रफ्तार के कहर से नाराज ग्रामीणों ने सड़क जाम किया। मौके पर डीएसपी सहित थाना पुलिस पहुंचकर आक्रोशित ग्रामीणों को समझाने में जुटी। घटना शिकारगंज थाना क्षेत्र के कटमलिया चौक की बताई जा रही है, जहां पर तेज रफ्तार का कहर देखा गया। 2 युवक तेज रफ्तार ट्रक के चपेट में आ गए और अपनी जान गंवा दी उन दोनों ही युवकों ने। मौके पर ही दोनों ही छात्रों की मौत हो गई, जिससे ग्रामीणों में आक्रोश नजर आया, क्योंकि ट्रक चालक बहुत ही स्पीड में ट्रक चला रहा था, जिसकी वजह से ये दर्दनाक हादसा हुआ। और इस हादसे में 2 छात्रों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। ग्रामीणों ने सड़क जाम भी किया। हालांकि जब पुलिस वहां पहुंची तो ग्रामीणों को समझा बुझा करके जाम खुलवाया गया, लेकिन ये जो दर्दनाक हादसा हुआ ये वाकई में दहला देने वाला है, क्योंकि 2 छात्र जो कि बाइक से जा रहे थे वो तेज रफ्तार के कहर में आ गए। सर, घटना हुआ है कि बच्चे दोनों साइकिल से पढ़ने जा रहे थे, ठीक है, और यहाँ टीला बना हुआ है और ट्रक आ रही थी पीछे से और दोनों बच्चा को बदन पे चढ़ा दिया है और चला गया है। हल्ला हुआ जब तक ड्राइवर जो है ना चला गया है। हम लोगों का मांग यही है कि सर, ये बच्चा जो है ना दोनों बहुत गरीब है और किसी तरह जो है ना पढ़ रहा था, उसको सही मुआवजा मिले और उसका जो है ना सही प्रक्रिया जो है ना वो हो, यही मांग है। ट्रक से 2 छात्र की घटनास्थल पर मृत्यु हो गई है। सबको जो पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। उनके परिजनों को जो है जो भी सरकारी मुआवजा है आपदा के तहत भी दी जाएगी और हमारे प्रखंड से। अमरोहा के थाना गजरौला के निजी अस्पताल में प्रसव के दौरान 2 जुड़वा बच्चों की मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों ने जमकर हंगामा काटा। उन्होंने अस्पताल के स्टाफ पर गलत ट्रीटमेंट का आरोप लगाया, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस जांच पड़ताल में जुट गई। कन्नौज में छिबरामऊ की कसावा चौकी क्षेत्र के कटहार गांव में देसी शराब पीने से पिता पुत्र समेत 3 लोगों की मौत हो गई। शराब पीने वाले एक अन्य युवक की हालत नाजुक बनी हुई है। उसे इलाज के लिए मिनी पीजीआई सैफई ले जाया गया है। वहीं एक मृतक की पत्नी ने गांव के ही 2 लोगों पर शराब में जहर मिलाकर पिलाने का आरोप लगाया है। फिलहाल पुलिस ने गांव के ही एक आरोपी को पकड़ा है और जांच आगे की जा रही है। दो लड़के थे गांव के, प्रांश और
क्या नाम था? आसिफ। अच्छा, उन्होंने चलो मेरे साथ हम दारू दिलाएंगे चल के, वो चल दिए उनके साथ। उन्हें दारू दिलाई, अपने दो साथ में थे, आधा क्वार्टर अपने आधा 2 जनों ने पिया, हमारे भाई को पूरा 1-1 पिला दिया उन्हें। और फिर यहाँ से वो जब हालत ख़राब हो गई, ज़बरदस्ती यहाँ से उठा के ले गए। 19 मार्च को अमित नामक युवक, जिसकी उम्र लगभग 30 वर्ष है, उसकी तबीयत खराब हुई। उस युवक को लेकर के जो परिजन है वो तिरवा मेडिकल कॉलेज के। देवरिया के बरियारपुर क्षेत्र के लाहिल पार गांव में स्थित दुर्गा मंदिर के दान पेटिका को लेकर रविवार को बवाल हो गया। इस दौरान ईंट पत्थर चले, जिसमें दोनों पक्ष के 14 लोग घायल हो गए। घायलों को जिला अस्पताल भिजवाया गया। सलेमपुर और देवरिया के सीओ के अलावा कई थाने की पुलिस भी पहुंची और पीएसी ने भी पहुंच करके माहौल को शांत कराया। एक पक्ष की तरफ से थाने में तहरीर दी गई है, जांच आगे की जा रही है। 2 पक्षों में जमकर ईंट पत्थर चले, जिसमें कई लोग घायल हुए और अब आगे जांच की बात की जा रही है पुलिस के द्वारा। देखना होगा कि जांच में क्या कुछ सामने आता है और पुलिस क्या एक्शन लेती है। देखिए ये तस्वीर, किस तरीके से महिला पत्थर से प्रहार कर रही है, लोग दौड़ते भागते नजर आ रहे हैं। 2 पक्षों में जिस तरीके से विवाद बढ़ा, उसके बाद की ये तस्वीर जहां पर पत्थरबाजी हुई, जिसमें कई लोग घायल हुए हैं। हालांकि घायलों को अस्पताल में प्राथमिक उपचार के लिए भर्ती करा दिया गया है, लेकिन ये जो घटना हुई उसके पीछे की वजह क्या हुई रही है अभी वो स्पष्ट नहीं हो पाई है। पुलिस जांच कर रही है। कानपुर में पिस्टलबाज कार चालक की हाईवे में गुंडई का वीडियो वायरल हो रहा है। दरअसल बाइक सवार परिवार को टक्कर मारने के बाद एक कार चालक ने हवा में पिस्टल लहराई, जिसके बाद हाईवे में हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। तो कार चालक की दबंगई का ये वीडियो लगातार वायरल हो रहा है, जिसमें बाइक सवार परिवार को पहले तो कार चालक ने जोरदार टक्कर मारी और उसके बाद पिस्टल लहराता हुआ नजर आया। और इस दबंगई का ये पूरा वाकया सीसीटीवी में कैद हुआ। साथ ही वीडियो भी वहां पर उपस्थित लोगों ने बनाया, जिसके बाद इस वीडियो को वायरल कर दिया है। लगातार ये वीडियो वायरल हो रहा है और इस पर जांच की मांग उठ रही है। देखना होगा कि पुलिस इसमें क्या एक्शन लेती है। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।